द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक प्रेम कथा। वह फिर से टेबल पर आंधे मुंह गिरकर मछली के शीशे वाली पिटारी को घूर रही थी। एक संतरी और दूसरी भूरी रंग की मछली थी। कभी कभी वह मछलियों की चाल को इतनी देर तक निहारती थी, अपना होश तक उसे नहीं रहता था। माँ ने अपनी चिंता और गुस्सा उसे कई बार दिखाया था, पर उस पर कुछ अधिक असर नहीं था। माँ ने कहा भी कि यह सब तुम्हारा खुद का फैसला था, इसलिए अब इसे स्वीकार करो, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उसने मछलियों को घूरना बंद नहीं किया और फिर अतीत की सिलाई खोलने बैठ गई। उसे लगा कल की ही तो बात है। आकर्षण एक तरह का टॉनिक होता है, एक बार लग जाए तो चिपक ही जाता और चले जाने के बाद भी मन में उसकी बस्ती बस जाती है। सेबेस्टियन को गए पूरे 2 साल हो रहे हैं, पर अर्पणा अभी भी उसी की याद में बहती है। जब वह पुरानी दिल्ली से घर आते हुए एक बस में अर्पणा से मिला था, तब समय रात के 9 बजा था। बस काफी खाली थी। सेबेस्टियन को दक्षिण दिल्ली के एक होटल की तरफ आना था। संयोग से अर्पणा का भी वही रास्ता था। बातचीत से मालूम चला कि अर्पणा के घर से थोड़ी ही दूर पर एम पॉकेट में सेबेस्टियन किराए पर रहता था और भारत में वह कुछ महीनों के लिए घूमने आया था। अर्पणा का घर एल पॉकेट में था। सेबेस्टियन से अर्पणा ने बस में इस रात को सफर करने का सबब पूछा तो उसने वजह को दिलचस्पी तरीके से और हिंदी के कुछ शब्दों को मिलाकर बताया। अर्पणा को जो समझ आया वह यह था कि वह पहाड़गंज की तरफ अपने एक स्वदेशी दोस्त से मिलने आया था और बातचीत के चलते उसे देर हो गई, इसीलिए वह पूछते पूछते बस से जा रहा है। एक वजह यह भी थी कि इस रात में उससे ऑटो वाले तय रुपए से अधिक मांग रहे थे। उसकी बातों से यह भी लगा कि वह दिल्ली की जगहों को अच्छी तरह से जानता था। 1 घंटे के सफर में अर्पणा को सेबेस्टियन गंभीर इंसान लगा। उसकी उम्र लगभग 27 से 28 के बीच मालूम पड़ रही थी। वह एक परिपक्व आदमी दिख रहा था। उसका चेहरा ऐसा नहीं था कि किसी को मदहोश कर दे, पर इतना भी खराब नहीं था कि दोबारा न देखा जा सके। चेहरे पर नाप एक सीध के साथ लंबाई में अपनी जगह घेरे हुए थी। आंखें छोटी पर नीले रंग की थी। ध्यान से देखने पर उनमें एक ही वक्त पर कई भाव पता चल जाते थे, कभी ताजगी तो कभी दुनिया के आश्चर्यों को जानने की उसकी ललक आंखों में तैरती हुई पता चल रही थी। उसके गाल फूले नहीं थे, इसी के कारण वह अपनी उम्र से कम ही दिख रहा था। बाल अंग्रेजियत लिए हुए थे, भूरे और घुंघराले। उनके चलते उसका छोटा सा चेहरा बड़ा दिखता था। ऐसा लगता था कि किसी चिड़िया के घोंसले में चिकना सफेद अंडा रखा हुआ है। अर्पणा के साथ बातचीत में उसे भी काफी बेहतर लगा। बस के अंतिम स्टॉप पर उतरकर दोनों घर तक पैदल ही गए। दोनों ने एक बिंदु पर आकर एक दूसरे को औपचारिक पंक्ति पकड़ाई। बातचीत करके अच्छा लगा। इसके बाद कम से कम अर्पणा का यही ख्याल था कि यह उसकी पहली और आखिरी मुलाकात है। वह सेबेस्टियन के साथ हुई बातचीत से बहुत संतुष्ट दिख रही थी और उसे वास्तव में बात करके अच्छा लगा था। उसे लगा आज बहुत दिनों बाद उसने कुछ अच्छी बात सुनी और की है। अगली सुबह जब अर्पणा फिर से तैयार होकर घर से निकली, तब सेबेस्टियन टकरा गया और हंसते हुए बोला, क्या संयोग है, आपसे फिर मुलाकात हो गई। अर्पणा ने इस संयोग को मीठा पाया और मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिलाया। कुछ दिनों बाद फिर उसी समय पर जब सेबेस्टियन बस में उसकी सीट के बगल में आकर बैठा, तब तक उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने हाय कहा वह हैरान हो गई। उसने हैरानी से ही पूछा, आज कैसे हो। कुछ पल सोचकर बोला, ऐसे ही करीब में खाना खाने आया था, कुछ और दोस्त आए थे तो उनके साथ ही आ गया। मैं इस शहर के सारे मजे लेना चाहता हूँ। दोनों की यह मुलाकात अहम थी। इस मुलाकात में एक दूसरे के नंबर बदल गए और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन छोटी सी मुलाकात में सेबेस्टियन ने अपने काम के सिलसिले में कुछ इशारा किया। इसके साथ ही उसने हिंदी भाषा सीखने की भी इच्छा जताई, पर अर्पणा ने अधिक ध्यान नहीं दिया। वो ऐसी लड़की थी जो अपने अंदर ही घुली रहती थी। बाहर के लोगों से मिलने पर उसे हमेशा एक घबराहट हुआ करती थी। काम न होने पर वह घर से बाहर भी नहीं निकला करती थी। फिर से उसका काम छूट गया था और शायद आगे मुलाकातें न हो, इसके लिए सेबेस्टियन ने हिंदी सीखने की उसके आगे इच्छा जताई थी। एक दूसरे को पसंद करने वालों में हर पल कुछ मीठा सा घटता है। बहुत जीवंत समय भी उन लोगों के मुताबिक ढल जाता है। अर्पणा ने हाँ कर दी थी, हालांकि उसकी खुद की ही हिंदी मलयाली जब तक घुस जाती थी। जब अर्पणा ने सेबेस्टियन की बात घर पर बताई, तब उसका छोटा भाई और माँ बिना जतलाए खुश हुए कि शुक्र है उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने की शुरुआत हो रही है। पिता के जाने के बाद अर्पणा ने अपना बहुत कुछ खोया था और सेबेस्टियन के आने के बाद उसकी जीवन शैली में अच्छे बदलाव दिखने लगे थे। यह अच्छी बात थी। सेबेस्टियन के साथ चलने पर शुरू में अर्पणा को झिझक हुआ करती थी। उसे लगता कि आने जाने वाले लोग अपनी आंखें उन दोनों पर ही
कर छोड़े जा रहे हैं। वह अपना पूरा ध्यान सेबेस्टियन की बातों पर नहीं टिका पाती थी। उसे कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। ऐसा लगता जैसे उसके अंदर एक लड़ाई छिड़ी हुई, जमाने से, खुद से, आसपास से। धीरे धीरे सेबेस्टियन ने अर्पणा को खुद को समझने और पाने में बहुत मदद की। अगर वो 10 बातें करता तो वो सिर ऊपर नीचे हिलाकर अपना जवाब दे देती, लेकिन इन सब हालात के बावजूद कुछ था दोनों के बीच जो अच्छा था, बहुत अच्छा। कुछ रोज ऐसे ही बीते, तब सेबेस्टियन ने म्यूजियम देखने की जताई और अर्पणा को साथ चलने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम साथ रहोगी तो मुझे बेहतर समझा पाओगी। पहले उसने कहा कि उसे इतिहास की कोई अच्छी जानकारी नहीं है, लेकिन सेबेस्टियन के बार बार कहने पर वह मान गई। म्यूजियम में दोनों के चरित्रों में अजब का बदलाव दिखा। जितना सेबेस्टियन को वहाँ रखी मूर्ति और चित्रों की जानकारी थी, उतनी ही अर्पणा को भी थी। कुछ मूर्तियों पर दोनों की बहस हो गई कि वे किस सदी की हैं। खैर, इस तरह से उनके दिन शहर में बीत रहे थे। एहसासों के धरातल पर दोनों एक तरह से खड़े थे। दोनों में एक भीनी भीनी खुशबू घूमती थी। दोनों में कुछ था जो उनमें परिवर्तन ला रहा था। सुबह उठने पर ही उन दोनों में अपने दिन को कैसे बिताया जाए पर लंबी बात होती थी, लेकिन दिन ऐसे ही कब तक बीतेंगे, इस बात पर अर्पणा को दहशत होने लगती थी। उसे सेबेस्टियन के अपने वतन वापस लौट जाने की बात पर ही आंसू आ जाते थे। सेबेस्टियन का कहना था कि उसे इटली में बसने की इच्छा है और वहाँ एक छोटा सा रेस्तरां खोलकर जीवन बिताएगा। शाम को प्यारा संगीत और एक मीठी नींद, जिंदगी की यही कल्पना थी उसकी। अर्पणा के लिए अभी तक जिंदगी एक खिंचाव युक्त रबड़ थी। जब जो उसे समझ आता वो उस ओर खिंच जाती। उसे नहीं मालूम था कि उसे करना क्या है। अपने बारे में उसका कोई ख्याल नहीं था। वो कुछ न सोचती थी, न ही उसने कभी कोशिश की थी। लेकिन जब उस रोज सेबेस्टियन के ख्याल सुने, तब वो देर रात तक अपने को लेकर सोचती रही। उसने खुद से ढेरों सवाल किए। आखिर उसे क्या करना है अपनी जिंदगी के साथ? ऐसे नहीं जी जा सकती जिंदगी। उस दिन सेबेस्टियन जब अचानक ही उसे प्यार करता हूँ तुमसे अल्फाज कहे, तब वो ना खुश हुई और ना दुखी। हालांकि उसे इस बात का कब से इंतजार था। सेबेस्टियन उसके लिए बहुत कुछ बन चुका था, पर आज जब वह अपने मन की बात उसे कह रहा था, तब वो खुश क्यों नहीं हुई? वो खुशी से पागल क्यों नहीं हुई? घर आकर वो देर तक अपनी इस दशा पर रोती रही। सेबेस्टियन को अर्पणा का ये व्यवहार समझ नहीं आ रहा। उस दिन उसने कॉफी हाउस में बुलाकर उससे काफी बातें की और अपने साथ ही चलने को भी कहा। उसने कहा, इटली में हमारी जिंदगी लाजवाब होगी, हमारे पास सब कुछ होगा, काम और चैन भी। हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे जीवन जीने के लिए, और चाहिए ही क्या। हम शादी करके बेहद खुश रहेंगे, बेहद। लेकिन अर्पणा ने कुछ न कहा। भाग आने की बात सोचती रही। कुछ दिन बाद उसने अपने को संभाला और एक मैसेज कर सेबेस्टियन को मिलने के लिए पुरानी दिल्ली के ही किसी रेस्तरां में बुलाया। उसने सेबेस्टियन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने हर वो चीज दी जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। तुमने बताया कि हंसने के क्या मायने होते हैं। तुमने समझाया कि लोगों के जाने के बाद भी आपको जीना होता है, और यह चुनौती है। जिंदगी आपको हमेशा उठने के लिए मौके देती है। जिंदगी अपने साथ कुछ बेहतर और करने के अवसर के साथ होती है। इसीलिए मैंने भी अपने को इस जीवन में एक मुकाम देने का सोचा है। मैं तुमसे शादी कर इटली नहीं जा सकती। मुझे यही रहना और अपने लिए बेहतर सोचना है। तुम्हें प्यार करते हुए मैं ये काम कर लूंगी। ये सब बातें सुनकर वो हल्का सा दर्द के साथ मुस्कुराया। थोड़ा उठाते हुए अर्पणा के माथे को चूमा और बोला, मुझे यकीन है तुम कर लो। कुछ अरसा हुआ सेबेस्टियन से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन रात में हिचकी आती तो अर्पणा को अजीब सा संतोष होता है। वो आज भी उस मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में बार बार सोचती है। जब शीशे वाली बड़ी पिटारी में मछली के मुंह से निकले बुलबुले फूटे तो वो यकायक जागी। घड़ी पर नजर दौड़ाई। उसे काम पर जाने की देर हो रही थी।